तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं। तो पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा था, ये वाला क्वेश्चन बोला था कि आप ट्राई करना ज़रूर, ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं। उससे पहले कुछ बेसिक्स बोला था, पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल्स हैं उनको याद करना और उनका एटॉमिक नंबर, है ना। तो आई होप आप सब वो सब करके आए होंगे। एटॉमिक नंबर और सिंबल्स की हाइड्रोजन का H1 होता है और हीलियम का He2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, आर्गन को AR रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये बेसिक बातें आपको पता होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती हैं और कैसे हम फिल करते हैं किसी भी एलिमेंट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, और उसकी वैलेंसीज क्या होती है ना। तो नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, आपको एटम के बारे में पता होगा कि एटम क्या होता है। एटम में बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, साइड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ये एक फिक्स्ड सेल में रिवॉल्व नहीं करते हैं। ये जो एटम है, ये जो इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक फिक्स्ड सेल नहीं होती है। मतलब इसको अगर हम बोले डिफरेंट डिफरेंट शेल होती है, जैसे K, L, M, N। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो उनकी एक लिमिटेशन है। जैसे कि फर्स्ट सेल में आपके 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 8 होंगे। इसमें आप रेस्ट वाले जो बचे वो फिल कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता चला कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की और जो ये बीच में होता है, आपको इसको बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव। इसी के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसकी बात अभी हमने करेंगे, ठीक है। ये था बेसिक्स ऑफ एटम। एटम के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन हम किसी भी, देखो अब हम हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाँ ये बताना था मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे फिल कर सकते हो। कैसे फिल करोगे, देखो सबसे पहले आपको एक एटम लेना है, उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कि उसके अंदर हमें कितने एटम्स को फिल कर, वो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। जैसे कि अगर आप बात करें हीलियम की, ये भाई हीलियम का एटम है, ये इसकी फर्स्ट सेल है। कौन सी सेल है, फर्स्ट सेल। अब इसमें हमें फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, और इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई फर्स्ट सेल में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा नियोन 10। उसके बाद है नियोन 10। फर्स्ट सेल में 2 होंगे, दूसरी सेल में 8 होंगे और बाकी के जो बचे बाद में हो जाएंगे, ठीक है। कैसे फिल कर सकते हो, देखो ये आपका नियोन फर्स्ट सेल में तो आपके 2 हो गए, दूसरी सेल में 8 हो गए। फर्स्ट सेल में आपके 2 हो गए, दूसरी सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, फिल हो गए। उसके बाद अगर और एटम आते, जो सेकंड सेल है उसमें 8 हो गए, कंप्लीट है, ठीक है। जो थर्ड सेल आएगी फिर उसमें फिर से आप 8 फिलअप कर पाओगे, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है वो बुक में इस टाइप से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आपके एलिमेंट है, ये आपके एटॉमिक नंबर है, ये आपके शेल्स में जो फिलिंग है। तो एक एक करके हम सबको फिलअप करके देखते हैं, ठीक है। एक एक करके सबको फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बारी है हीलियम की। हीलियम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 फर्स्ट सेल में ही हो गए। ये आपका हीलियम और ये आपके यहीं पे 2 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नियोन। नियोन 10 है, तो फर्स्ट सेल में 2 हो गए, दूसरी सेल में 8 हो गए। फर्स्ट सेल में 2 हो गए, ठीक है। थर्ड है आपका आर्गन। आर्गन में है 18 फर्स्ट सेल में आपके 2 होंगे, ये नियोन है, ये आर्गन है, ठीक है। फर्स्ट सेल में आपके 2 होंगे, दूसरे सेल में आपके 8 हो गए, और 8 9 10 आर्गन का होता है 18, तो लास्ट वो सॉरी आर्गन का होता है 18, हाँ। तो लास्ट सेल में भी क्या हो जाएगा, 8। और बाकी के अगर इसे, ठीक है। अब आपको फिल करना आ गया होगा, एक ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब, और इसको किस तरह से फिल किया जाता है। अब ये टेबल पढ़ो, इसमें जो वर्ड्स होंगे मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं।
वी हैव से रिएक्शन ऑफ मेटल इन अ नंबर ऑफ रिएजेंट. वाई डू मेटल रिएक्ट विद इन दिस मैनर. लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो अभी लिखनी बता दी है. नोबल गैसेस क्या होती है. अच्छा, ये जो आपकी 3 दी है जो पीरियोडिक टेबल में ये होती है, इनको नोबल गैस क्यों बोला जाता है. देखो, नोबल गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनकी शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है. जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है. देखो 2 होने चाहिए थे, 2 ही है. 288 288 कंप्लीट है, यानी कि ये भी के शेल इसमें कंप्लीट है, इसमें एल शेल कंप्लीट है आपकी, इसमें एम शेल कंप्लीट है. तो इसमें जो है आपकी वो शेल्स कंप्लीट है. जिसमें ऐसे शेल्स कंप्लीट हो या वो फुल्ली फिल्ड हो, पूरा फिल है, तो कंप्लीट फिल वैलेंस शेल हो गया इसका. तो इस तरह के को क्या बोलते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. क्या बोलते हैं उसको, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, ये होती है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फिल्ड वैलेंस शेल. जो भी एलिमेंट होगा या जो भी आप एलिमेंट देखते हो वो ये चाहता है कि उसकी जो वैलेंसी है, जैसे सबकी वैलेंसी मोस्टली हम देख रहे हैं 8 है ना, लेकिन हीलियम के केस में 2 हो गई. ठीक है, ये एक्सेप्शन है. ठीक है, तो सब लोग क्या चाहते हैं कि उनकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि वो आधे अधूरे ना रहे, वो कंप्लीट हो जाए उनकी वैलेंसी. जो भी एलिमेंट आप देखते हो उसकी यही बॉन्डिंग, जो अभी हम देखेंगे इनकी रिएक्शन, तो वो यही चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो जाए. जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैस की, सब मेटल एंड नॉन मेटल की भी होती. सोडियम एटम, अच्छा ये हो गया. ओके, अब हम देखते हैं अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं. जो आपका बन रहा था NaCl, आपने देखा NaCl फॉर्म कर रहा था. क्यों कर रहा था, कोई तो रीज़न होगा. NaCl ऐसे ही तो एक मतलब Na तो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता था, लेकिन Na ने Cl के साथ ही क्यों रिएक्शन करी, इसका रीज़न देखते हैं. देखो, सबसे पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 11 में से 2 8 1. फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, बाकी में 8 आते हैं, लेकिन लास्ट में 1 ही हो पाया. ठीक है, अगर सोडियम ये चाहता है कि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो, तो या तो वो इसको लूज़ कर दे. उसके पास 2 ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1 ये है कि या तो वो उसको लूज़ कर दे, या उसको कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 7 + 8, ये 7 इलेक्ट्रॉन कोई इसको डोनेट कर दे. 2 ही ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, ठीक है, या 7 इलेक्ट्रॉन कोई से डोनेट कर दे. इसकी है ये सिचुएशन. ठीक है, तो अब इसके पास क्या होगा, मोस्टली जो सोडियम है, अभी देखो, तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करने हैं. तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो किसी के पास नहीं है कि कोई अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दे. 7 इलेक्ट्रॉन कोई से डोनेट करे, इससे तो अच्छा ये है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले और कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए, है ना. ये बेटर ऑप्शन लग रहा है. हाँ, तो सोडियम भी काफ़ी समझदार है, वो इसी ऑप्शन को फॉलो करेगा. जो सोडियम है वो क्या करेगा, वो अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा. और देखो, हाँ, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हो, है ना, तो आपके पास आएगा पॉजिटिव. अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन कोई आपको दे रहा है, तो आप पे आएगा नेगेटिव, है ना. इनको ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो नेगेटिव. ऐसा भी मान सकते हो कि अगर आप कुछ चीज़ों को दे रहे हो, किसी को डोनेट कर रहे हो, यानी कि वो अच्छा काम है, पॉजिटिव. अगर किसी से आप कोई चीज़ गेन कर रहे हो, ये ले रहे हो, तो वो है नेगेटिव. इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद कर सकते हो. तो सोडियम पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया. ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्लोरीन की कहानी. क्लोरीन क्या चाहता है, क्लोरीन जो है उसमें है, क्लोरीन का 17 होता है. ठीक है, 17 2 8 8 9 10 और बचे 7. क्लोरीन के पास भी जैसे सोडियम के पास ऑप्शन थे, इसके पास भी 2 ऑप्शन है.
सबसे पहला, या तो इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, ठीक है, या ये 7 के 7 डोनेट कर दे। अब इतने ज़्यादा डोनेट करने के लिए तो कोई बैठा नहीं है, तो ये क्या करेगा, 7 के 7 वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसको चाहिए कि ये हमें बेटर ऑप्शन लग रहा है ना, ये वाला हमें बेटर ऑप्शन लग रहा है, इसमें हमें ये वाला बेटर ऑप्शन लग रहा था क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, ठीक है। तो सोडियम गया है ना, कहानी के थ्रू समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा सोडियम, ये हमारा क्लोरीन। क्लोरीन अपनी कहानी बताएगा, सोडियम अपनी कहानी बताएगा। सोडियम कहेगा भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। क्लोरीन कहेगा मेरे पास तो 7 है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम ने कहा मुझे एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, क्योंकि ये वाले बेटर ऑप्शन हमने बताए थे ना, ये वाले बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कहेगा ठीक है, तो हम दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, हम दोनों एक साथ हो जाते हैं, तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देना। हाँ, उसने सोडियम ने कहा हाँ मैं खुश हूँ एक इलेक्ट्रॉन देकर। उसने कहा मेरे भी जो 8 इलेक्ट्रॉन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है। इसी वजह से NaCl दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये हमने बिल्कुल समझ लिया है जो पैराग्राफ में लिखा है, पैराग्राफ है ना, तो पढ़ लेते हैं हम। सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट आउटरमोस्ट सेल। यस, अगर वो उसको लूज कर दे तो M शेल जो है, L शेल नाउ बिकम द आउटरमोस्ट सेल। हाँ, जो M सेल है उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो L शेल जो है वो आउटरमोस्ट सेल बन जाएगी और स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगा, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ द एटम हैव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। नाउ द पॉजिटिव चार्ज गिव टू सोडियम कैटायन। अच्छा, ये तो मैंने आपको उस फॉर्म में बता दिया कि सोडियम के पास प्लस होगा। क्यों होगा ये भी देखिए, देखो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये बात पता है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने थे आप पे, सोडियम पे इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई, इलेक्ट्रॉन 11, ठीक है। उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 10 हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, प्रोटॉन भी 11 हो गए। तो देखो प्रोटॉन प्लस होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस, तो किसका चार्ज ज़्यादा दिख रहा है आपको, प्रोटॉन का, इसलिए भी सोडियम पे प्लस आया। ये था रियल रीज़न, और अगर आप याद करना चाहो तो इस तरह से याद कर लो। और इसको रिक्वायर चाहिए, जो Cl है उसको एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर चाहिए, उसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सोडियम क्लोरीन रिएक्ट कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। देखिए, सो बोथ दीज एलिमेंट गिवन एंड टेकन रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये था, इस सोडियम के पास एक पॉजिटिव, क्लोरीन के पास ये, ठीक है। नेगेटिव क्यों, नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया हुआ है। ये था रियल, सबको ये था बिल्कुल एक्सप्लेनेशन इसका। मैंने आपको एटम से लेके कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते सब कुछ बता दिया, ठीक है। सोडियम क्लोरीन के पास अपोजिट चार्ज है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट करता है कि जो चार्जेस आप दे रहे हैं उन पे वो अपोजिट हो, ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। देखो सोडियम और क्लोरीन जो है वो अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जिस्ट इन द सोडियम क्लोराइड। अब मुझे एक और बात बताना, सोडियम के पास क्लोरीन पे 9, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा होगी, हाँ, तो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा हमारा, ठीक है। ओके, ये था हमारा। इसी तरह से आपका Mg और Cl का होता है। क्लोरीन का तो देख ही चुके हैं, क्लोरीन को तो भाई कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बॉन्ड बना ले। लेकिन मैग्नीशियम का देख लेते हैं। मैग्नीशियम होता है 12, मैग्नीशियम होता है 12 को कैसे लिखोगे, 282। भाई मैग्नीशियम को कोई ऐसा आए जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले जाए, ठीक है। तो क्लोरीन जो है हमारा वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, हाँ नहीं सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है हमारा उसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये है हमारा मैग्नीशियम, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन जो कि ये डोनेशन के लिए बैठा है। ये है हमारे क्लोरीन के पास है 7 7,
सॉरी, दोनों के साइन ना सेम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 क्यों आया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से देखा था। अब क्या करेगा, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना मैग्नीशियम का, ये वाला, ये दे देगा इस क्लोरीन को, ये दे देगा इस क्लोरीन को, तो आपका बन जाएगा MgCl2, 2 क्लोरीन 1 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर 2+, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप लूज़ किए हैं इसलिए उस पर 2+, ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शंस, ये पेपर में एज इट इज़ ही आती हैं, आपको अलग फॉर्मूला भी दे सकते हैं, बस कुछ नहीं, बस आपको क्या याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। अगर आपको ये चीज़ लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो या फिर बॉन्डिंग को शो करना हो, ठीक है। तो ये हमने एटम से स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब कुछ हमारा फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसे ये नहीं है MgCl और NaCl ही बनते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, क्वेश्चंस में हैं, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जिसमें आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है, यानी कि प्लस माइनस होगा उन पे और उनके में अट्रैक्शन होगी, उस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये एक्टिविटी है, ठीक है, पढ़ ली जाए। आगे बढ़ते हैं। देखो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? NaCl, LiCl, CaCl, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे आके कोई भी चीज़ मेल्ट करने लगी, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है, ठीक है। ये सारे हमारे आयनिक कंपाउंड, ठीक है, याद कर लेना कौन कौन से आयनिक कंपाउंड है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये रहेगा, ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगाते हैं, हम अपने आप कोई फॉर्मूले से इनको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड बताए ना, देखो NaCl है, Na+ था, Cl- था, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो यही रीज़न है आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि पेपर में पॉइंट के थ्रू आती हैं, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल नेचर क्या होता है? आयनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड होंगे, कभी कभी हार्ड भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, दिखा दिया था शो करके सोडियम एंड क्लोराइड के केस में। ये जनरली ब्रिटल होते हैं, ब्रेक इनटू पीस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका वो हाई होता है। क्यों होता है? अब मुझे एक बात बताओ, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस फोर्स को तोड़ने के लिए भी आपको, इस फोर्स को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, है ना, ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। यानी कि अगर इनको आपको मेल्ट करना है या बॉईल करना है तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो यही रीज़न है मेल्टिंग एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में हीट लेता है, अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। क्यों होता मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई? इसका रीज़न ये है क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ये सोल्यूबिलिटी कैसी होती है इनकी वो भी देख लेते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं कुछ सोलवेंट में, जैसे कैरोसिन और आपका पेट्रोल। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करा पा सकते हैं? इसका आंसर शायद मैंने कल ही समझाया था, है ना, तो पता होगा। ये हमारे पास है आयंस, है ना, आयंस है हमारे पास जो कि
मैंने आपको बताया था कहीं भी अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बात आए तो आप कहोगे आपके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या जनरली आयंस होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, आप देखो जो कंडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, सोलवेंट में मूवमेंट हो जाता है चार्ज का। अ सॉल्यूशन एंड आयनिक कंपाउंड वाटर कंटेन आयंस, जो कि मूव करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। आयनिक कंपाउंड इस अगर मैं आपसे बोलूँ आयनिक कंपाउंड है मेरे पास, वो सॉलिड स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएंगे। मैं बोलूँ वो मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देंगे। इसका रीज़न ये था, पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको वहीं पे बता दिया था कि आयंस अगर एक्वस स्टेट में है तो उनके पास फ्री एक्वस स्टेट में है तो वो इजीली मूव कर सकेंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, हो ना, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, ओनली मोल्टन स्टेट में ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। दिस इज द पॉसिबल टू मोल्टन स्टेट सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो Na है, Cl है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आपने इसको वाटर में डाल दिया तो वाटर क्या करेगा, इनके बीच की फोर्स को कम कर देगा, जिसकी वजह से ये आयंस में ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, आयंस में ब्रेक डाउन होते ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो ये थे पॉइंट्स जो कि आयनिक कंपाउंड के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये कुछ थोड़ी बहुत डेफिनेशन है, इनको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि मेटल कैसी दिखती है ना, और मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जो अर्थ की क्रस्ट है, सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स है वो मेटल का। जो सी वाटर है ऑल्सो कंटेन सम सोल्यूबल सोल्ट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। द एलिमेंट ऑफ कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड, जो एलिमेंट है कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। एट सम प्लेस मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। कभी कभी क्या होता है, इन मिनरल्स में बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है किसी भी मेटल की, मेटल कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, और उस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछ सकता है ओर्स क्या होते हैं और मिनरल्स को मिनरल्स। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट है। अब मेटल को कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, कैसे अलग करोगे, है ना। वी हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, हाँ हमने पढ़ी थी। हैव दिस नॉलेज यू हैव इजीली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर, है ना। सम मेटल इन फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट में पाई जाती है कुछ मेटल्स तो, और कुछ कंपाउंड की फॉर्म में पाई जाती है। जो मेटल है वो अर्थ क्रस्ट पे दो फॉर्म में पाई जा रही है, या तो वो फ्री स्टेट में पाएगी या वो कुछ ना कुछ कंपाउंड फॉर्म कर लेगी उसमें पाएगी। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड मेलिबिलिटी। देखो सोडियम, वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, इन चारों का रिडक्शन हो जाता है कार्बन से, और ये जो दो हैं ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे मान लो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर सिल्वर कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे सल्फर का ऑक्साइड हो गया है, कॉपर का ऑक्साइड हो गया। मेटल इन द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कभी भी ये अपने फ्री एलिमेंट में नहीं पाए जाते हैं। दिस मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज जिंक, आयरन, वो पीबी, मॉडरेट रिएक्टिविटी होती है। अर्थ क्रस्ट पे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो अर्थ क्रस्ट पे ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो और है मेटल के वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और वेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है अर्थ पे।
ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल इनटू 3 डिग्री में। हम देखो, अगर आपने ये वाला चार्ट समझ लिया तो जितनी भी अभी हमने बातें की हैं, जितनी मतलब वो वाली नहीं, रिएक्टिविटी वाली नहीं, जितनी भी अभी हमने और कहाँ पाए जाते हैं ये सब हम समझ सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले और क्या होता है, और कंसंट्रेशन है। ठीक है, मेटल जो हाई रिएक्टिव है, मेटल जो मीडियम रिएक्टिव है, मेटल जो नॉन रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है। जो लो रिएक्टिव है वो तो सल्फाइड और रोस्टिंग फिर मेटल आ जाएगी, और मेटल के बाद उसको रिफाइनिंग कर लेना, आपको आपकी मेटल मिल जाएगी। ठीक है, ये तो था जो लो रिएक्टिव थे। अगर थोड़े मीडियम रिएक्टिव है तो वो किसी न किसी कार्बोनेट के साथ मिल जाएंगे, सल्फाइड के साथ मिल जाएंगे। कार्बोनेट के साथ मिले हैं तो उनका कैल्किनेशन होगा, सल्फाइड के साथ मिले तो रोस्टिंग होगी। दोनों को मिला के आपके ऑक्साइड्स बनेंगे, उन ऑक्साइड को रिड्यूस कर दोगे और आपकी मेटल मिल जाएगी। ठीक है, और जो आपके बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, जो इन्वायरमेंट में मतलब ऐसे फ्री स्टेट में इधर उधर नहीं मिलते, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है मोल्टन का, और फिर आपको प्योर मेटल मिल जाएगी। तो ये ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेन वेरी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, जैसे कि आपका सोइल हो गया, सैंड हो गया, और जिनको हम बोलते हैं गेग्यूम। ठीक है, देखो ये रहा, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे ऐसे ही पूछेगा ये क्या होता है। तो जो भी लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ पाई जा रही है, जैसे कि थोड़ी बहुत सोइल आ गई, सैंड आ गई, उसको बोलते हैं। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं रिमूव की जा सकती हैं और से एक्सट्रैक्ट ऑफ द मेटल, और जो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिमूव द गैंगियम फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैंगियम एंड द ओर। ठीक है, कुछ सेपरेशन मेथड है ना। देखो ये सब ना लर्निंग, मतलब ये सब ऐसा था, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो समझाने वाला पार्ट था वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, ये एक बार रीडिंग कर लेना, मैंने भी रीडिंग कर दी है, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। उनका एक्सट्रैक्शन करना जो लो है एक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज में कम है, इट्स मीन्स वो लेस रिएक्टिव है। जो ऑक्साइड है दीज मेटल की कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, मतलब उनको हल्का सा हीट करते ही उनके ऑक्साइड्स में से रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिनाबार, HgS, और है मरकरी को क्या बोलते हैं, Hg। अगर आप इसको हीट करोगे एयर में, सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा मरकरी के ऑक्साइड में, और फिर मरकरी के ऑक्साइड को फिर से रिड्यूस करोगे, ऑक्सीडाइज में ऑक्सीजन का जो ना रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल जाएगी। ऑक्सीजन के देखो सबसे पहले क्या करना है, ये है आपका HgS, ये एक मरकरी का ओर है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ हीट कर दो, मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन। मरकरी के ऑक्साइड को फिर से हीट कर दो तो आपका मरकरी और ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह का होता है कॉपर, जैसे कॉपर सल्फेट है, ऑक्सीजन के साथ कर दो कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर, कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट कर दो तो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को लिखा करो, है ना। तो 2 रिएक्शन आपकी एक साथ कवर हो जाती है इस टाइप से लिखने से। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, देखो एक्सट्रैक्शन जो लो रिएक्टिव सीरीज थे, है ना, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है बस। चलो ठीक है, तो जो लो रिएक्टिव सीरीज है वो हमने पढ़ ली है कि भाई लो रिएक्टिव सीरीज हो तो क्या करोगे, लो एक्टिविटी सीरीज है तो उसका ऑक्साइड बना लोगे, ऑक्साइड के बाद फर्दर हीट कर दोगे तो आपकी वही मेटल बन जाएगी। उसके बाद हम मिडल एक्टिविटी सीरीज को अगर एक्सट्रैक्ट करें तो कैसे करेंगे, जो मिडल में है ना एक्टिविटी, जैसे आयरन,
जिंक, लेड, कॉपर, मॉडर्न एक्टिविटी रिएक्टिव हैं। जो ये प्रेजेंट होते हैं वो सल्फाइड्स, कार्बोनेट की नेचर की फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड से हम इसके मेटल को रिलीज कर लेंगे। ठीक है, आज का इतना वाला पार्ट आपको समझ आया होगा कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, इससे आगे का थोड़ा सा ही पार्ट है वो हम कल कर लेंगे, और फिर उसके बाद कल हम क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, 1-2 क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम कल। ठीक है, तो आज आप जो एनसीईआरटी में दिए हैं उनके फॉर्मूलेज बना लेंगे, जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको कर लेंगे, इनको कर लेना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही।